बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने लास्ट लेक्चर में यूनिट नंबर 1 का एक्सरसाइज स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फिगरेटिव और लिटरल मीनिंग को डिस्कस किया था। जिसमें हमने ये पढ़ा था कि लिटरल मीनिंग से मुराद वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन या मीनिंग है, और फिगरेटिव मीनिंग से मुराद मुरादी मीनिंग या फिर कंटेक्सचुअल मीनिंग। सही है, जिसमें हमने सारी बातें डिस्कस की थी। फिर उसके बाद हमने जेंडर्स को पढ़ा था। जब आप ट्रांसलेशन करते हैं, अगर आपको पेपर में कुछ क्वेश्चंस दिए जाए या आपको टेस्ट दे दिया जाए, तो आपने इस चीज को मद्देनजर रखना है कि जब मैं जुमले की ट्रांसलेशन करूंगा उर्दू में, तो उर्दू में उस वर्ड की मुज़क्कर और मुअन्नस को भी देखना है। तो हमने डिस्कस किए हुए हैं ऑलरेडी। आज हम बढ़ते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस की तरफ। सही है, पहले हमारे पास इडियम्स क्या होते हैं? इन इडियम इज अ फिक्स्ड एक्सप्रेशन। इडियम जो हमारे पास होता है, इसको हम मुहावरा भी कहते हैं। सही, मुहावरा या मुहावरे। तो इडियम्स जो आपके पास होते हैं, ये फिक्स्ड एक्सप्रेशंस होते हैं जो हर लैंग्वेज में एग्जिस्ट करते हैं। पुश्तो में इसको हम मतलिनो वर्तवो। सही है, तो ये जो है तो फिक्स्ड एक्सप्रेशंस होते हैं। ये हर लैंग्वेज में अपने मुहावरे, अपने इडियम्स, ये सारी चीजें अपने लैंग्वेज के साथ मुंसलिक होते हैं। सही है, तो जब आप उसकी ट्रांसलेशन करते हैं, इधर मैंने लिखवाया भी है कि इडियम्स कैन नॉट बी ट्रांसलेट लिटरली। इडियम्स को या मुहावरों को आप दूसरी लैंग्वेज के मुहावरों को अपने लैंग्वेज में लिटरली वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर सकते, फिर उसकी मीनिंग का आपको पता नहीं चलता। सही है, इडियम्स को आप जो है तो लिटरली ट्रांसलेट नहीं कर सकते, इस बात को ज़हन में बिठा दें। अब आपने करना क्या है? लेट सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, अ पीस ऑफ केक। ये इंग्लिश का एक इडियम है, अ पीस ऑफ केक। तो अगर तुम इसकी लिटरल ट्रांसलेशन करोगे तो तुम क्या लिखोगे? एक केक का टुकड़ा, जो कि गलत है। ये बहुत आसान, सही है ना? अ पीस ऑफ केक। लेट सपोज मैं एक एग्जांपल दूं कि इंग्लिश बुक इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। इंग्लिश का जो किताब है, अब तुम इसकी उर्दू में लिटरल ट्रांसलेशन करोगे वर्ड बाय वर्ड, तो ऐसा आएगा कि उर्दू की किताब मेरे लिए एक केक का टुकड़ा है। अब इसका कुछ मतलब नहीं बन रहा। सही है, लेकिन जब तुम इसकी कंटेक्चुअल मीनिंग को समझ लोगे तो तुम ये कहोगे कि इंग्लिश का बुक जो है तो मेरे लिए बहुत आसान है। सही है, तो आप लोगों को जब फिक्रे दिए जाए, इडियम्स दिए जाए पेपर में, तो आप लोगों ने क्या करना है? आपने उसके कंटेक्चुअल मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है, बैकग्राउंड मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है। इडियम्स आपको लाजमी, आपको उधर ऊपर लिखा हुआ होगा कि ट्रांसलेट फॉलोइंग इडियम्स इनटू उर्दू। तो आपने उन इडियम्स को, मैं आप लोगों को फिर सेंटेंसेस इडियम्स जो है तो लिखवा भी लूंगा, उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लेकिन फिर भी आप लोग अगर पेपर में दिए जाए तो आपने उसके कंटेक्चुअल मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है और उस कंटेक्चुअल मीनिंग की रूह से उसकी ट्रांसलेशन करनी है, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करनी। अच्छा, ये तो हमने इडियम्स को डिस्कस कर लिया। इसमें हमारे पास एक दूसरा भी एग्जांपल है, बाइट योर टंग। बाइट योर टंग, इसकी लिटरल ट्रांसलेशन क्या है? अपनी जुबान को काट दो, जिसका कोई भी मतलब नहीं बन रहा। सही है, लेकिन जब आप इसकी कंटेक्स्ट को समझ लेंगे, इसकी बैकग्राउंड को समझ लेंगे, इसके असल मकसद और मतलब को समझ लेंगे, तो इसका मकसद या मतलब होगा खामोश रहो, चुप रहो, बी क्वाइट, बाइट योर टंग। सही है, तो ये जो इडियम्स होते हैं, मुहावरे इनको कहते हैं, ये हर जुबान में अलग अलग होते हैं, उनके अपने अपने मतलब होते हैं। आपने उस मतलब को समझना है, आपने लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा उसका नहीं करना पेपर में। सही है, आपके पास दूसरा है फ्रेजेस। अब फ्रेज क्या होता है इसको पहले समझना है। A phrase is a group of words that do not convey full meaning. A phrase is a group of words that do not convey full meaning. Phrase जो होता है वो हमारे पास ऐसे अल्फाजों का मजमुआ होता है जो कि हमें फुल मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा होता। समझ आ रहा है? हमें फुल मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा होता, मतलब उससे हमें पूरा मतलब समझ नहीं आता कि ये क्या कहना चाहता है। सही एग्जांपल से हमें सही तरह से पता चलेगा। अच्छा, इसकी एक और पॉइंट, इट इज जस्ट अ वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। फ्रेजेस जो हमारे पास होते हैं, ये सेंटेंस का एक ही हिस्सा होते हैं, छोटा सा एक हिस्सा होता है। पूरा सेंटेंस जो होता है वो हमें सही मानी बताता है, पूरा मानी हमें सेंटेंस बताता है, लेकिन सेंटेंस में फ्रेजेस होते हैं। सेंटेंस में देखो, फ्रेज जो होता है वो आपको फुल मीनिंग नहीं कन्वे कर रहा होता, आपको सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट होता है, एक पार्ट होता है फ्रेज। आम अल्फाज में फ्रेज ऐसे अल्फाजों का मजमुआ है कि जो हमें फुल मीनिंग, मुकम्मल मानी नहीं देता। सही है, जो कि मैंने लिखवाया भी है। अब एग्जांपल्स इसकी कौन कौन सी है? एग्जांपल नंबर 1, अंडर प्रेशर।
सही है। अब हमारे पास एक फ्रेज है अंडर प्रेशर। अब तुम इसका लिटरल ट्रांसलेशन करोगे तो इससे क्या आएगा, दबाव के नीचे। अब इसका क्या मतलब बनता है, कुछ भी मतलब नहीं बनता, दबाव के नीचे। लेकिन जब तुम इसकी कंटेक्चुअल मीनिंग को अंडरस्टैंड कर लोगे और तुम इसको जो है तो थोड़ा सा विद योर माइंड आइज, जब तुम इसको अपने दिमाग के आंखों से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इसका असल में मकसद यह है कि वो मुश्किल में है। अंडर प्रेशर, वो मुश्किल में है, वो दबाव में है। प्रेशर मीन्स दबाव, सही है। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 था फ्रेजेस का। ये एक फ्रेज मैंने लिखवाया है जो कि फुल मीनिंग हमें कन्वे नहीं कर रहा, तो आपने उसके कंटेक्स्ट को भी समझना होगा कि ये जो फ्रेज है ये असल में है किस चीज के बारे में, ये सेंटेंस का कौन सा पार्ट है या जो भी है, तो आप लोगों ने उसके भी कंटेक्स्ट को देखना होता है। नंबर 2, एट द एंड ऑफ द डे। अब तुम इसके लिटरल ट्रांसलेशन करोगे तो दिन के आखिर में, लेकिन इसका असल मकसद क्या है, असल मतलब इसका ये है कि नतीजतन, नतीजा ये है आखिर में, सही है ना। एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी हैप्पी। हम अक्सर कहते हैं ना एट द एंड ऑफ द डे, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि तुम दिन के आखिर में खुश हो जाओगे। मतलब ये है कि अगर तुमने कोई लेट सपोज कोई काम स्टार्ट किया है या कोई सब्जेक्ट को तुम पढ़ रहे हो और तुम जो है तो प्रेशर में, तो मैं तुम्हें बोलूंगा कि चलो खैर है, अभी तकलीफ है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी हैप्पी। तुम नतीजतन आखिर में जाके तुम इस चीज पे खुश होगे। तो तुमने फ्रेजेस और इडियम्स इनकी ट्रांसलेशन करते वक्त आप लोगों ने कंटेक्स्ट को देखना होता है और ये सारी चीजें आपने अपने जहन में रखकर फिर ट्रांसलेशन कर ली है। चाहे आपको जो भी चीज सामने आए, मतलब आपको अगर पेपर में लिखा हुआ आए या फिर आपके टेस्ट में हो या फिर आपको वैसे ही बुक में आप जो है तो ट्रांसलेशन कर रहे हो, तो आपने ये चीजें माइंड में रखनी है, सही है। तो अभी तक हमने सबसे पहले ट्रांसलेशन कैसे करनी है ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। उसमें हमने फिगुरेटिव एंड लिटरल मीनिंग को डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने जेंडर्स को डिस्कस किया, फिर उसके बाद जेंडर्स को डिस्कस करने के बाद हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस को भी डिस्कस कर लिया। और हमें आखिर में ये पता चला कि जब आप इंग्लिश के सेंटेंसेस को उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ सर्टेन चीजें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी होती है। सबसे पहला आपके पास जेंडर होता है। अब फिर आपने जो है तो लिटरल ट्रांसलेशन, हर जगह पे आपने लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करनी, आपने कंटेक्स्ट को भी समझना होता है, आपने बैकग्राउंड को भी समझना होता है, सही है। आपने अपने माइंड को थोड़ा सा मतलब इसको इस्तेमाल करना है, तभी आप इसकी सही ट्रांसलेशन कर पाएंगे। अगर आप इसकी गलत ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको कभी भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इधर आके हमने इस चीज को कवर कर लिया है।